तो आज हम लोग फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट नंबर फर्स्ट के सेकंड चैप्टर को कवर करना शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर में हम लोग मेटल और उसके कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़े थे, मेटेलिक लिगेंड्स के बारे में पढ़े थे। उसके सारे लेक्चर हम अपलोड कर दिए थे। आज उसके नेक्स्ट चैप्टर की बात करें। यूनिट फर्स्ट में दो चैप्टर है। पहला चैप्टर है मेटल और इट्स लिगेंड्स, जहां पर उसके बारे में आपको क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में पढ़ना था, उसके सारे एप्लीकेशन देखने थे। इस सेकेंड चैप्टर में आज हम लोग पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। तो इसमें थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स, आपको जो थर्मोडायनेमिक्स वहां पढ़ना वो नहीं है। इसमें थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स का क्या यूज है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, उसका है। ये नहीं कि जो थर्मोडायनेमिक्स और केमिकल काइनेटिक्स हम फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ कर आते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहां ये कंसेप्ट नहीं है। यहां पर ये है कि इस केमिकल काइनेटिक्स का हम किस तरह से क्या कहते हैं, और जो मेटेलिक लिगेंड्स हैं उनको कैसे यूज करके यहां पर हम लोग को पढ़ना है, उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कंसेप्ट मिलता जुलता कंसेप्ट है, लेकिन यहां पे जो भी हम लोग कहानी सीखेंगे वो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के आधार पर सीखेंगे। मतलब कि वहां पर हम लोग किसी छोटे से रिएक्शन को लेकर पढ़ते थे केमिकल काइनेटिक्स में कि बताइए उसका फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होगा, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होगा, कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन होगा, कि जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होगा। वहां पर हम लोग किसी एक केमिकल जनरल इक्वेशन को उठा के पढ़ते थे, लेकिन यहां पर हम जो भी पढ़ेंगे वो कॉम्प्लेक्स को लेकर पढ़ेंगे। या तो क्या कहते हैं FeCN6 होगा या K4FeCN6, तो जहां पे डी ब्लॉक से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्स होते हैं उस कॉम्प्लेक्स का यहां पे हम लोग स्टेबिलिटी कांस्टेंट निकालेंगे, रिएक्शन कांस्टेंट निकालेंगे। तो उस कंसेप्ट जो है, थोड़ी सी कंसेप्ट केमिकल काइनेटिक्स के वहां यहां पर भी वही है। यहां पर भी कोफिशिएंट, कांस्टेंट कोफिशिएंट ही कैलकुलेट करते हैं, लेकिन वहां पे जो था वो H2O के मॉलिक्यूल CO2 के साथ मिलता है तो ग्लूकोज बनता है, तो फिर बताइए जीरो ऑर्डर का रिएक्शन होता है। तो वो कहानी कुछ और था। लेकिन यहां की कहानी क्या होगा कि बड़े कॉम्प्लेक्स होंगे, जैसे K4FeCN6 है, K4FeCN6 के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे तो 4K+ और क्या कहते हैं FeCN6 4- बनाएंगे। तो अब ऐसी स्थिति में रिएक्शन कांस्टेंट का वैल्यू क्या होगा, फिर K1 K2 K3 का वैल्यू क्या होगा। तो यहां पे हम जो भी चर्चा करेंगे वो या तो थर्मोडायनेमिक्स का हो या केमिकल काइनेटिक्स का हो, दोनों के कंडीशन में हम लोग जब भी स्टडी करेंगे तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को लेकर चलेंगे, क्योंकि ये कुल मिलाजुला कर इसका रिलेशन डी ब्लॉक से ही रिलेशन होगा। घूम फिर कर पूरी कहानी जो होगी वह डी ब्लॉक की तरफ ही होगा। तो कहते हैं कि जो भी हमारे पास मेटेलिक लिगेंड्स हैं या जो भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स के फॉर्मेशन के दौरान हमारे पास हाइब्रिडाइज्ड मेटल आयन हो या जो लिगेंड्स हैं, ये सारे मिलकर जो होते हैं वो मेटेलिक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, जो हमेशा एज ए लुईस एसिड बेस के कंसेप्ट पर, जो लुईस एसिड बेस कंसेप्ट है उसको रूल को क्या करते हैं, ये फॉलो करते हैं। जब ये स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो ऐसे स्थिति में हमारे पास देखते हैं कि कुछ ऐसे भी मेजर टेंडेंसी होती है जहां से हम मेजर करते हैं कि हाँ ये कॉम्प्लेक्स जो हो वह स्टेबल हो गया, ये कॉम्प्लेक्स स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, ये स्टेबिलिटी से कितना दूर है। इन सब चीजों को क्या करते हैं कि हम लोग एज ए मेजर करते हैं। वो भी डिपेंड करता है वो लिगेंड्स कॉम्प्लेक्स के ऊपर कि कौन सा कॉम्प्लेक्स कितना दूर तक स्टेबिलिटी तक पहुंचा है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस सब चीजों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। और कैलकुलेट करने के दौरान हम दो तथ्य पर निकल के आते हैं कि सबसे पहला होता है कि जो मेटल आयन और जो लिगेंड्स होता है वो दोनों मिलकर किस तरह से कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो सबसे पहला होता है एसोसिएशन ऑफ द मेटल आयन एंड द लिगेंड्स फॉर्म द कॉम्प्लेक्स, और जो दूसरा कंसेप्ट होता है वो होता है डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स। मतलब कि पहला चीज तो एसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात होती है और दूसरा जो होता है वह डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात होती है, कि किस तरह से ये मेटल आयन जो होते हैं वह कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये दो तीन बातें बड़े इंपॉर्टेंट चीज में आती है। ठीक है, तो आप एक काम करिए, पहले दो लाइन लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम नीचे चलते हैं। लिखिए, द इंट्रैक्शन बिटवीन हाइब्रिड या द इंट्रैक्शन बिटवीन hydrated metal ion and ligand to form
a metal complex can be regarded as Lewis acid base reaction, can be regarded as Lewis acid base reaction. हो गया? नीचे लिखिए, the stability of complex will be given by a relative tendency of two process. पहला लिखिए, association of metal ion, association of metal ion and the ligand to form the complexes या complex. और दूसरा पॉइंट में लिखिए, dissociation of complex to form, dissociation of complex to give back metal ion and ligands, metal ion and ligands. तो कहानी चीज होगा कि जो मेटल और लिगेंड्स आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करें. जैसे हम लोग केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ते हैं कि बड़े रिएक्शन मिलकर ब्रेक होने के बाद दूसरा रिएक्शन मिलता है, दोनों फिर मिलकर एक नया क्या करते हैं, जो रिएक्टेंट है आप पढ़े हैं ना कि A जब B के साथ मिलता है तो B C और D बनाता है. तो ये रिवर्सेबल रिएक्शन होता है. तो हमारे पास K1 होता है क्या चीज, C के पावर 1 और D के पावर और अपन में क्या A के पावर और B के पावर. पढ़े हो ना जिस तरह से कांस्टेंट हम निकालते हैं, सॉरी प्लस नहीं होता है, यहाँ पे जो कोफिशिएंट पावर होता है. तो जिस तरह से हम लोग वहां पढ़ते थे कि A प्लस बी जेकर C प्लस टी देता है तो रिएक्शन कांस्टेंट होगा C और D अपन में A और B. जो केमिकल काइनेटिक्स का पूरा कंसेप्ट जो होता है वो यहां आकर रिपीट करता है. ठीक है, तो आप एक काम करिए, हेड डालिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्स, मेटल कॉम्प्लेक्सेस. लिखिए, द टर्म स्टेबल एंड अनस्टेबल आर thermodynamic terms which refer to the tendency of a species to exist or not. सीधी सी बात है कि जहां पर स्टेबल और अनस्टेबल की बात आएगा वो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को बताता है. वो रिफर करता है कि आप मार्केट में एग्जिस्ट करते हो, मतलब कि रिएक्शन में एग्जिस्ट करते हो कि रिएक्शन में एग्जिस्ट नहीं करते हो. बड़ी इंपॉर्टेंट टर्म होता है ये सब. ठीक है, चलिए देखिए, वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, वी कैन डिफाइन द थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स एज द measure of the extent of fraction of complex at equilibrium. If the interaction between metal ion and ligands is strong, the complex form would be thermodynamically more stable. Therefore the thermodynamic stability may be expressed in term of equilibrium constant for the formation of the complex, कहा कि जो लिगेंड्स मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स अटैच्ड होता है तो उसकी स्टेबिलिटी जो होती है उतनी ही ज्यादा होती है. मतलब कि अगर मान लो कि हमारे पास अगर कोई रिएक्शन है, कोई भी रिएक्शन आप ले लो, जैसे मैं आपको अगर हम एक रिएक्शन दे दें, ये आपका कॉपर है, अगर ये मान लीजिए कि 2+ पर यहां पर अटैक करता है, ठीक है,
तो कॉपर 2 प्लस ये मेटल है। अगर इसके साथ मान लीजिए कि लिगेंड्स है, हमने पहले ही कहा था कि मेटल या तो लिगेंड से मिलेगा तो मिलकर क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेगा, और नहीं तो जो कॉम्प्लेक्स होगा वह ब्रेक करके लिगेंड्स में टूटेगा, मेटल और लिगेंड्स में टूटेगा। या तो मेटल और लिगेंड्स मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करेंगे, पहले कहते हैं एसोसिएशन ऑफ मेटल एंड लिगेंड्स टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स, और दूसरा क्या था, डिसोसिएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू फॉर्म अ मेटल एंड आयन या लिगेंड्स आयन, मेटल आयन एंड लिगेंड्स। तो कहा कि अगर मान लीजिए कि हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है जो मेटल और लिगेंड्स के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, ये हमारे पास मान लीजिए कि रिएक्शन को कंप्लीट करा, ठीक है। अब यहां से जब हम लोग कहते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स के साथ लिगेंड्स, जितना मजबूत लिगेंड्स अटैच्ड होगा वह कॉम्प्लेक्स उतना ही स्टेबल होगा, क्योंकि स्टेबिलिटी जो होता है वो थर्मोडायनेमिक डिसाइड करता है कि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी, और स्टेबिलिटी ये डिसाइड करता है कि रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स जो है कितना मार्केट में एग्जिस्ट कर सकता है और कितना एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास इसका हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम Ks मान लें, यदि इफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टू बी Ks, अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को Ks मान लें तो बताओ तो रिएक्शन कैसे लिखते हैं, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो Cu NH3 का होल 4 2 प्लस और अपॉन में Cu2 प्लस, और इसको कैसे लिखेंगे, यहां NH3 है तो NH3 के पावर में कितना 4, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वह मल्टीप्लाई होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया, तो ये एक रिएक्शन हम लिख लिए। याद आ रहा है कुछ केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स का पूरा कंसेप्ट यहां लौट कर आता है, ठीक है। अब जो हमारे पास जितना न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास Ks का ज्यादा होगा, यानी Ks की न्यूमेरिकल वैल्यू जितनी ज्यादा होगी वह कॉम्प्लेक्स उतना ही ज्यादा स्टेबल होगा। तो नीचे लिखो large the numerical value of Ks, large the numerical value of Ks, comma more thermodynamically stable will be complex, will be the complex, ठीक है। तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, और किस तरह से आप कोई भी एग्जांपल ले सकते हो, स्टेबिलिटी कांस्टेंट अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स का हो तो आप निकाल सकते हो। अगर मान लीजिए कि अगर यही कॉम्प्लेक्स हम दे देते कॉपर 2 प्लस Cn माइनस के साथ मिलता है, 4Cn के साथ मिलता है, तो क्या बनाता है CuCn का होल 4 2 प्लस, तो यहां से Ks कितना आएगा, अब CuCn का होल 4 2 प्लस अपर में Cu2 प्लस और क्या Cn की पावर कितना 4। तो इस तरह से हमारे पास जो भी वैल्यू हमारे कांस्टेंट आता है, अब यहां से Ks की वैल्यू ये डिसाइड करेगा कि इसकी वैल्यू या कंसंट्रेशन की जो वैल्यू होती है वो डिसाइड करेगा कि मेटल कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना मेटल कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है। तो स्टेबिलिटी कांस्टेंट जो होता है वह हर रिएक्शन का जो Ks की वैल्यू होती है वह हर रिएक्शन का अलग अलग होता है, और ये वैल्यू जो होती है जनरली प्रैक्टिकल डाटा होती है। क्वेश्चन में अगर दिया गया है तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, नहीं तो आपको कुछ कॉम्प्लेक्स का प्रैक्टिकल डाटा आपको याद करना रहता है, ठीक है। तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। अब जैसे करीब करीब जो हमारे पास NH3 का होता है, तो यहां पर Ks की वैल्यू जो होती है वो 2.0 इंटू 10 टू द पावर करीब करीब 27 होती है, जबकि इसमें Ks की जो वैल्यू होती है वह 4.5 पे 10 टू द पावर 21 होती है। अब जरा सोचिए, तो 4.5 10 टू द पावर 21 2 10 टू द पावर 27, तो मतलब कि इसमें Ks की वैल्यू क्या है ज्यादा है, तो इसीलिए जो ये रिएक्ट कॉम्प्लेक्स जो है
इनके तुलना में ज्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि इसकी केएस की वैल्यू क्या, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू ज्यादा है, तो इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या होगा, ज्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, तो चलिए आप नीचे इस वैल्यू को लिख के नीचे लिख लीजिए। यहां से एक और निष्कर्ष क्या निकलता है कि जब केएस की वैल्यू ज्यादा है, तो केएस की वैल्यू ज्यादा है मतलब कि जो लिगेंड्स है, मतलब आप कह सकते हो, पूछा जाए कि बताइए C1 और NH3 में कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है, क्या जवाब देंगे, NH3, क्योंकि इसमें केएस की वैल्यू क्या है, ज्यादा है, तो उसका मतलब कि यहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स का पार्टिसिपेट कर रहा है। हमने शुरू में ही कहा था कि जहां पर स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स पार्टिसिपेट करेगा तो इसका मतलब कि वह स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, और जब स्टेबिलिटी उसी की ज्यादा होगी जिसकी केएस की वैल्यू ज्यादा होगी, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो केएस की वैल्यू जब ज्यादा होगा तो एक मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा है, केएस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जब ज्यादा होगा तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगा, और आपको पता है कि जो कॉम्प्लेक्स हाई स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के साथ अटैच्ड होता है उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड्स, स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स या स्ट्रेंथ ऑफ लिगेंड्स, और स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू केएस, तो कह सकते हैं कि केएस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लिगेंड्स स्टेबिलिटी, अब या क्या कहते हैं, पावर ऑफ स्टेबिलिटी, सॉरी पावर ऑफ लिगेंड्स। तो लिगेंड्स की जितना स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा उसकी स्टेबिलिटी उतना ज्यादा होगी। तो मतलब कि लिगेंड्स डायरेक्ट कहीं ना कहीं केएस पर डिपेंडेंट है, और जब केएस जिसका ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होगा। तो यहां पर दोनों में अमोनिया और साइनाइड में कौन स्ट्रॉन्ग है, किस केएस इसकी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब कि साइनाइड का कम है और इसका ज्यादा है। तो ऐसे कंडीशन में जब ये स्ट्रॉन्ग स्टेबिलिटी होगा तो मतलब NH3 और Cl में पूछा जाए कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो क्या जवाब देंगे आप, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो आप इसे डिसाइड भी कर सकते हो कि कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, कौन वीक लिगेंड है। ठीक है, तो नीचे लिख लीजिए 2 × 10⁻27 which is larger than the value for copper 2 plus copper 2 plus, एक मिनट, कॉपर 2 प्लस, सॉरी हम वैल्यू जो है थोड़ा सा गलत लिख दी है, ये वैल्यू जो है सॉरी यहां पे 21 होता है और इसका 27 होता है। अब एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि क्यों हमने बड़ा ब्लंडर गलती किया, क्योंकि Cn जो होता है वहां पर ट्रिपल बॉन्ड के रूप में काम करता है, और ये कॉम्प्लेक्स के साथ जो होता है वो पाई बॉन्ड के साथ जुड़ता है। और आपको याद होगा कि पाई बॉन्ड जो होता है, जो कॉम्प्लेक्स के साथ जो पाई बॉन्ड बनाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, तो वह एक स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स के रूप में काम करता है। तो यहां पर पाई बॉन्डिंग होने के चलते इसकी स्टेबिलिटी जो होती है काफी ज्यादा होती है। तो हमने सारी गलती पढ़ा दिया, जहां पर केएस की वैल्यू जो होती है वो 10⁻21 और इसकी 27 होती है। तो आप लिख लीजिए कि विच हायर द करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ कॉपर NH3, दिस shows the Cn is stronger ligands than NH3 molecule, ठीक है। हम आपको कई सारा और डाटा दे देते हैं, जैसे मान लीजिए आप डिसाइड करिएगा, अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर एक और डाटा आपको दे दिया जाए, जैसे में Ag प्लस जब 2NH3 के साथ मिलता है तो ये बनाता है AgNH3 का होल ट्वाइस प्लस, ठीक है। इसका आप केएस निकालेंगे तो इसकी वैल्यू आती है करीब करीब 1.6 × 10⁻7, ठीक है, NH3 है। और वहीं Ag प्लस जब 2Cn- के साथ मिलता है तो बनता है AgCN2 प्लस, ठीक है, सॉरी 2Cn- है तो यहां आ जाएगा माइनस, Ag प्लस 2Cn- के साथ मिलता है तो यहां बनता है 2 माइनस। अब जरा सोचो कि यहां पे Ag प्लस 2Cn के पास माइनस के साथ मिला तो Ag2Cn2 माइनस बना,
अब ऐसे कंडीशन में हमारे पास जब Ks की वैल्यू निकालते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 5.4 इंटू 10⁻7। तो यहां पे फिर इसकी Ks की वैल्यू ज्यादा है तो दोनों में कौन ज्यादा स्टेबल होगा। इसी तरह से अगर मान लो कि NH3 2 प्लस जब 6NH3 के साथ मिलता है तो ये बनाता है NH3 2 प्लस, NH3 से कैसे मिल सकता है, निकेल 2 प्लस तो बनेगा NiCH3 का होल 6 2 प्लस, तो इसकी Ks की वैल्यू होती है 6.1 इंटू 10⁸8। लेकिन जब यह निकेल 2 प्लस 6 इथाइलिन के साथ मिलता है या 2 इथाइलिन के साथ मिलता है तो बनता है NiEN का होल थ्राइस, और यहां से मिल गया आपका 2 प्लस है तो यह आ गया 2 प्लस, यहां Ks की वैल्यू होती है 4.6 इंटू 10⁻18। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि कौन सा स्ट्रॉन्ग लिगेंड से कौन सा वीक लिगेंड है। तो आप हम कह सकते हैं कि Ks की वैल्यू जो होती है वह स्टेबिलिटी डिसाइड करता है कि इसकी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा है और किसकी कम है, और ये डिसाइडेबल फैक्टर के रूप में काम करता है कि हाँ ये ज्यादा स्टेबल है और ये कम स्टेबल है। ठीक है, तो इसको बना लो, बना लिए। अब हेडिंग डालो स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। मान लो कि हमारे पास कोई रिएक्शन है, N रिएक्शन है, N मोल L के साथ मिला तो क्या बनेगा, N मोल के साथ मिलता है तो बनेगा MLN। N यहां पे जो है वो कोफिशिएंट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, जैसे में अगर मान लो कि जो भी हमारे पास रिएक्शन है, मान लीजिए कि कार्बन जो है वो 2 हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो CH4 बनाता है। ठीक है, तो ये इसका कोफिशिएंट दिखा रहा है। क्लियर। अब मान लो कि हमारे पास ये एक रिएक्शन है, इसी रिएक्शन को हम दूसरा रिएक्शन अगर लिखें कि M प्लस L जो है वह देता है M और L, सारे रिएक्शन रिवर्सेबल है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कि M प्लस L Ml देता है और M NL देता है M NL देता है। ठीक, अगर मान लीजिए कि इसके लिए अगर हमें रिवर्सिबल कांस्टेंट अगर K1 लिखना हो तो क्या लिखेंगे, ML अपॉन M इंटू L लिखेंगे। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ अगर हम L ऐड कर दें, मान लीजिए कि एक तरफ तो हमको मिल गया यहां पर, अब इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लो, एक इक्वेशन हमको मिल गया। ठीक, अब इसके बाद नीचे आओ, अगर मान लीजिए कि जो भी हमारे पास लिगेंड्स हैं, अगर ये दोनों लिगेंड में ये, चलो एक काम करो, इसे इक्वेशन 1 मानो, इसे 2 मानो और इसे 3 मानो। ठीक है, अगर हम 3 में जो है जो हमारे पास इक्वेशन हमको मिल रहा है, अब इसमें क्या करो कि जो लिगेंड्स हमको मिला, मान लीजिए कि यहां पर एक लिगेंड है, अगर चौथा इक्वेशन हमारे पास L है, अगर हम मान लो कि जो भी हमारे पास कांस्टेंट दिया गया है और उसमें अगर जो लिगेंड है, लिगेंड को हम M2, ये मेटालिक लिगेंड है, M फॉर मेटालिक, L फॉर लिगेंड, अगर एक लिगेंड आकर मेटल के साथ अटैच हो जाए तो Ml इक्वल टू क्या देगा, Ml2। ऐसे स्थिति में अगर हमें K2 निकालना हो तो क्या लिखेंगे, Ml के पावर 2 Ml और क्या निकलेगा, L निकलेगा। इसी तरह से आप कोई भी इक्वेशन क्या कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं। आपको जितना इक्वेशन चाहें धीरे धीरे इसको आप आगे की तरफ बढ़ा सकते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर मान लीजिए ये Ml हो गया, इसमें और एक और बढ़ा दें, अगर M, मान लीजिए कि यहां पर Ml2 और L होगा, क्या बनेगा, Ml3 बनेगा, रिवर्सेबल रिएक्शन होगा। तो यहां से K3 क्या बन के रहेगा, Ml के पावर 3 और Ml2 के पावर 2 और L के पावर 1। इस तरह से अगर Ml3 होगा तो L अगर मिलेगा तो क्या बनेगा, Ml4। तो यहां से K4 बन के क्या आएगा, Ml के पावर 4
और यहां से बनेगा ml के पावर 3 और l। तो इस तरह से ये आगे की तरफ क्या करेगा, बढ़ता जाएगा। तो यहां से निकल के फॉर्मूला आएगा कि mn-1 प्लस l, ये रिएक्शन देगा तो बनता है mln। ठीक है, तो यहां से Kn इक्वल टू क्या आएगा फॉर्मूला, तो mln डिवाइडेड बाई mln-1, साफ लिख दे ऊपर, इस यहां से यहां की वैल्यू लिखते हैं हम लोग। तो यहां से Kn इक्वल टू mln डिवाइडेड बाई कितना आएगा, आप चाहोगे तो ml2 की पावर यहां 2 भी है तो आप इसको चाहो तो यहां लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो 3 है इसको यहां चढ़ा दो, क्योंकि अगर ध्यान रखेंगे, बड़ी इंटरेस्टेड बात है, हमने ये बड़ा अच्छा गलत कर रहा था, यहां पावर में तब लिखते जब यहां पर कोफिशिएंट होता है, याद है ना। यहां पे अगर होता कि A मोल A का B मोल B के साथ मिलता है तो C मोल C का और D मोल D के साथ बनता है। तो यहां से अगर KS निकालना होता है तो C के पावर C, D के पावर D और A के पावर A और B के पावर B होता है। अगर इसके पास आगे की तरफ जो कोफिशिएंट होता है उसको हम पावर में डालते हैं, अगर इसके साथ का कोफिशिएंट है तो पावर में नहीं जाता है। ठीक है, तो इसलिए ml2 यहां पर क्या होगा, जो भी हमारे पास डाटा, अगर मान लीजिए कि यहां ml3 है तो इसके बगल की कांस्टेंट है, अगर यहां पे 2 होता ना तब आता इसके ऊपर 2, लेकिन यहां इसका है तो इसलिए इसको छोड़ देंगे। देखिए यहां पे जैसे आप देखेंगे यहां पे आपका ml3 हो गया, तो नीचे क्या है, यहां पर भी जो होगा वो नीचे होगा ml3, ऊपर नहीं बल्कि जो भी हमारे पास अगर यहां मल्टीप्लाई होता तो हम ऊपर लिखते हैं, इसलिए साइड में मल्टीप्लाई है तो इसको साइड में ही छोड़ेंगे। ये बड़ी गलती करते हैं हम लोग, हम भी गलती किए थे, और आप भी ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसमें पावर लिखेंगे तो पावर का मतलब हो गया कि जो साइड की मल्टीप्लाई नंबर है वो जो होता है वो पावर में आएगा। अगर इसका कोफिशिएंट कोई नंबर है जो स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो पावर में आएगा, अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है तो पावर में नहीं आएगा। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा। हमने उसी चीज को, हमने भी गलती किया, हर बार इंसान गलती करता है यहां पे, कि जब भी यहां पर अगर ml है तो ml अकेले, यहां ml2 है तो इसका 2 है, नॉट पूरे का 2 है, तो सिर्फ ml2 और l। ठीक है, यहां ml3 है तो ml3 और l। अगर इसी तरह से n-1 है तो यहां लिखेंगे mln-1। ठीक है, mln-1 और लास्ट में क्या है l। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला आता है। ठीक है, इस तरह से इसका कांस्टेंट K1 K2 K3 K4 K5 6 बढ़ता जाएगा, तो इस तरह से इसकी कांस्टेंट की वैल्यू जो आती है वह ये आता है। ठीक है, Kn की वैल्यू आती है। तो इस तरह से जो हमारे पास है जो कांस्टेंट हम लोग बढ़ता जाता है, जो K1 K2 K3 जो हम लोग पढ़ते हैं, ये K1 K2 K3 डॉट डॉट डॉट, जो K1 जो हमारे पास ये कांस्टेंट होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट, स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट। ठीक है, तो इसकी जो स्टेबिलिटी हमारे पास मिलता है, जो लिगेंड्स की स्टेबिलिटी होती है, वो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाता है, सबसे ज्यादा K1 K2 K3 K4 डॉट 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 Kn, इस तरह से ये संख्या होता है वो बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे K1 की वैल्यू बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसके स्टेबिलिटी कांस्टेंट की वैल्यू क्या करती है, घटती जाती है। ठीक है, इसको बनाओ फिर हम बताते हैं। 2-3 मिस्टेक याद रखना। पहले चीज, इसकी कांस्टेंट की वैल्यू को कैसे लिखना है, जो यहां पर स्टोइकियोमेट्री, आप जब भी चैप्टर पढ़ना ये फॉर्मूला याद रखना कि जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट होता है वह इसके ऊपर मल्टीप्लाई होता है। स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट नहीं है, मल्टीप्लाई डाटा जो भी है पूरा उठा के डाल देंगे। ठीक है, तो नीचे लिख लो द स्टेप वाइज कांस्टेंट या स्टेप वाइज स्टेबिलिटी कांस्टेंट will be go on decreasing because the ligands
which are already coordinated to the metal ion will repel incoming ligands towards the metal ion because of Coulombic repulsion. Therefore लिख लो K1 K2 K3 इस तरह से आगे बढ़ा लो। ठीक है, अगर हम एक डाटा आपको दें, छोटा सा हम आपको एक डाटा देते हैं, आप देखेंगे कि उसमें किस तरह से K1, क्योंकि जो भी हम लोग डाटा निकालते हैं आगे चलकर इसी को हम लोग लॉग के टर्म में पढ़ेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास अगर कैटायन है, एक कैटायन हमारे पास मान लीजिए कॉपर 2+ है, ठीक है, यहां पर अगर इसके साथ जुड़ा हुआ लिगेंड है, लिगेंड ले लीजिए आप NH3 है, ठीक है। तो अगर हम डाटा निकालें log K1, log K2, log K3, log K4, क्योंकि हमने डाटा जो आगे पढ़ेंगे वो लॉग में पढ़ते हैं, दोनों तरफ लॉग से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी तो फॉर्मूला आता है कि log K1 इक्वल टू कितना, log A2 इक्वल टू इतना, K1 K2, आप सारी डाटा जो होता है वो लॉग में पढ़ते हैं। तो यहां से NH3 का जब हम लोग पढ़ते हैं तो आता है करीब करीब 4.3, 3.6, 3.1 और 2.3, ठीक है। ये कॉपर 2+ NH3 के साथ अटैचमेंट में। तो जैसे जैसे K1 की वैल्यू बढ़ता जाएगा वैसे वैसे वैल्यू क्या होगी, इसकी घटती जाती है। क्यों? क्योंकि एक बार जो लिगेंड्स अटैच्ड हो गया, जैसे जैसे लिगेंड्स की संख्या बढ़ता जाएगा वैसे वैसे फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। और जब फोर्स ऑफ रिपल्सन की वैल्यू बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है कि कूलम्बिक फोर्स के कारण क्या होगा, उनकी वैल्यू लगातार घटती जाती है। उसी तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास अगर कैंडियम हो, ठीक है, और यहां पर भी अगर NH3 लिगेंड्स हो, इसकी वैल्यू आती है करीब करीब 2.6 से 2.1, 1.4, 0.9, वैल्यू लगातार क्या करती जाती है, घटती जाती है, ठीक है। तो जैसे जैसे K1 की वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होती है, उसकी स्टेबिलिटी जो होती है वह घटती जाती है, ड्यू टू इसके बीच में रिपल्सन फोर्स के कारण। क्योंकि लिगेंड्स एक बार जो अटैच्ड हो गया मेटल के साथ, दोबारा लिगेंड्स फिर आएगा तो उनके लिगेंड्स के बीच में लड़ाई हो जाएगा, ठीक है। और खासकर उसके बाद मेटल आयन के मेटल के इलेक्ट्रॉन और लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन काम करेगा। इसी पे तो पूरी की पूरी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी काम करती है। तो अब नीचे लिखो, वी कुड एक्सप्लेन द, you can express overall stability constant or cumulative stability constant in other way, ठीक है। अगर मान लो अभी हम तुमको कंफ्यूजन जो शुरू में हुआ था उसको अगर हम दूर कर दें, तो अगर मान लीजिए कि हमारे पास अभी हमने पढ़ा कि M जो है अगर N मोल L के साथ मिलता है तो ये MLN बनाता है। अगर यहां पे अगर हमें निकालना हो तो यहां पर L के पावर N होगा, ठीक है। मान लो कि हमारे पास M और L मिलता तो क्या बना, ML बना। गौर समझना, अगर इसे हम β1 मान ले तो क्या लिखेंगे, देखो तो ML और M और L लिखेंगे, ठीक है। अगर यही M जो अगर 2 मोल L के साथ मिला तो क्या बनेगा, ML2। अब यहां 2 मोल है तो क्या लिखेंगे, β2 क्या होगा, ML2, और एक क्या लिखेंगे, M और L के पावर 2। यहां स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है, ऊपर जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए कि M जो है अगर 3L के साथ मिलता है तो क्या बनेगा, ML3। तो β3 क्या होगा, ML3 और M और L के पावर 3। ऐसे ही आगे की तरफ बढ़ा, अगर M जो N मोल के साथ मिलेगा तो क्या बनेगा, MLN
तो यहां से बीटा एन इजकल टू क्या आएगा, एम एल एन अपॉन में एम और एल के पावर क्या, एन। तो इस तरह से जो हमारे पास बीटा एन है, मतलब कि nth टर्म हमारे पास निकल कर आया, और ये nth टर्म स्टेबिलिटी होती है, या इसी को हम लोग कह सकते हैं क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी। ये जो nth टर्म हमारे पास आया इसे हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी, क्यूमुलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ द कांस्टेंट। तो आप या तो इसे केएस से रिप्रेजेंट करो, बीटा से रिप्रेजेंट करो, आपके ऊपर डिपेंड करता है, किसी भी डाटा से क्या कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा, अल्फा बीटा ये कंसेप्ट कई बार। अब इसी पर क्वेश्चन आपसे पूछ लिए जाएंगे कि मान लीजिए कि हमारे पास इसकी स्टेबिलिटी दी गई है, अब किसी का एक डाटा दे दिया जाएगा और फिर वहां से पूछा जाएगा कि बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो आप इस चीज को हमेशा याद रखिएगा कि इसकी डाटा आप कैलकुलेट करने के लिए कई बार पूछ दिया जाता है कि इसकी वैल्यू कितना होगा, इसका वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। ठीक, तो अगर मान लीजिए अल्फा बीटा, तो हमारे पास एक बीटा का वैल्यू मिल गया ml3 ml के पावर 3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर यही चीज, अगर मान लो जो हमको ml3 मिला, बीटा 3 मिला, ml3 और ml के पावर 3। ठीक है, अगर मान लीजिए कि दोनों तरफ हम जो डाटा हमको मिल रहा है, थोड़ा सा हम मिटाएं क्योंकि इसमें कुछ आपको नया चीज बताने जा रहे हैं। आप इसको एक लिख लिया हो ना, हम इसको मिटाते हैं और बताइएगा बीटा 3 की वैल्यू क्या लिखे। हम अभी बीटा 3 क्या लिखे थे, ml3 और ml के पावर 3 लिखे थे। अगर हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दें ml और ml इंटू ml2 से, मल्टीप्लाई बाई ml2 इन नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, आप इसमें दोनों में नोमिनेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या मिलेगा, ml और ये आपका m और l के पावर 3 है। अब यहां मल्टीप्लाई करना है ml ml2 से और ml ml2 से, हो गया। अगर आप इसको अरेंज कर लो, अब इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई तो हमको कर दी है। अब इसके बाद क्या करना है कि अब इनको दोनों, अब चूंकि मल्टीप्लाई करोगे अगर, तो हमें डाटा क्या मिलेगा, तो ml एक ml2। ठीक है भैया, यहां से ये ml है, ये एक ml है और ये क्या ml2 है। सॉरी एक मिनट, ये जो डाटा था हमारे पास ये कब मिलता है, ml3l के साथ मिलता है तो ml3 बनाता है, तो यहां पर 3 होगा। ठीक है, तो मतलब कि ये डाटा हमको, अगर हम इसको थोड़ा सा सीरियल वाइज अरेंज कर दें तो क्या होगा, ml ml2 और ml3, ऊपर वाला अरेंज कर दिए। ठीक है, नीचे वाले को अरेंज करें तो ml, फिर इसको लिख सकते हैं ml2, लिख सकते हैं m, यहां m इंटू l। ठीक है, ध्यान रखें ml3 है, यहां ml है और ml2 है, इसी को हमको अरेंज करना है। ठीक है, तो अरेंज अगर हम करें तो एक चीज तो हो गया m इंटू l, मतलब हमारे पास 1 2 3 m है और 3 1 4 और 2 6, कुल मिलाकर 6 l है। ठीक है, तो इसको हम अरेंज करें तो m इंटू l एक हो गया, एक दूसरा जो हम लिखे अगर m ml और इंटू l और एक ml2
इंटू एल। जरा गौर से देखो, 1 2 3 एम हो गया, यहां पर कितना एम था, 1 2 3 एम हो गया, और 1 और 2 3 2 5 और 1 6 हो गया। अरेंज हो गया कि नहीं? हम इसको क्या किए, सबको अरेंज कर दिए। जैसे मान लीजिए कि ml है, इस ml को यहां लिख दिए, इस ml2 को जो था ml2 था उसको ml इंटू एल लिख दिए, और ये ml3 था वो ml2 इंटू एल लिख दिए। नहीं समझ में आया? देखो जो हमारे पास ml था, हम तीनों को सेपरेट कर देते हैं, देखो समझ में आ जाएगा। यहां ml3 अपॉन m और l के पावर 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं ml3 और इसे लिख सकते हैं ml और इंटू l2, 2 और 1 3 हो गया। लिख सकते हैं कि नहीं? इस तरह से अगर ml2 है अपॉन m और l के पावर 2 है, तो इसे लिख सकते हैं ml2 और ml इंटू l। लिख सकते हैं कि नहीं? तो देखो जो ml2 अपॉन l2 था, जो ml2 अपॉन l2 था उसको लिख दिए ml2 अपॉन ml इंटू l। ठीक है, जो ml3 अपॉन ml3 पावर 3 था इसको लिख दिया ml3 ml2 इंटू l, और जो ml अपॉन ml था इसको ml अपॉन ml लिख दिया। अगर आप पीछे की इक्वेशन देखोगे तो ये जो K1 था वह था ml अपॉन m इंटू l, और जो K2 था वह था ml2 ml इंटू l, और जो K3 था वह था ml3 ml2 और इंटू कितना l। देखो तो था, मतलब कि ये जो है वह K1 है, ये जो है वह K2 है, और ये जो है वह K3 है। तो यहां से बीटा 3 इक्वल टू आ गया K1 K2 इंटू K3। आई बात समझ में? तो यहां से अगर आप n नंबर तक लेके जाते हो, अगर इसे अगर आप मान लो कि इसे n नंबर तक लेके जाते हो तो क्या निकल कर आएगा, बीटा n इक्वल टू कितना। अगर मान लो कि इसे इस तरह से आगे बढ़ाते जाओ, सपोज करो कि यहां से बीटा n लिखना हो तो क्या लिखोगे, ml m इंटू l ml2 ml इंटू l ml3 ml2 इंटू l ml4 क्या लिखोगे यहां पर ml3 इंटू l ml5 क्या लिखोगे यहां पर ml5 4 इंटू ml4 इंटू l डॉट 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 कहां तक mln, तो इसको क्या लिखोगे mln माइनस 1 और इंटू क्या l। देख रहे हो ऊपर से सीधा एक नीचे आता है, यहाँ 5 है तो 4, यहाँ 4 है तो 3, यहाँ 3 है तो 2, यहाँ 2 है तो 1, यहाँ पर 1 है तो 0। साफ दिख रहा है कि नहीं? नीचे नहीं दिख रहा है? कोई नहीं, हम ऊपर लिख देते हैं। मतलब कि अगर हम बीटा n को लेकर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, बीटा n को m l m इंटू l ml2 m इंटू ml इंटू l ml3 तो ml2 इंटू l ml4 ml3 इंटू l3 सॉरी l ml5 ml4 इंटू l डॉट डॉट mln तो mln माइनस 1 इंटू l। तो इस तरह से आप देख सकते हो ये आपका क्या है, ये आपका बीटा n जो लिखे हम, ये है आपका बीटा n। तो ये आपका K1 K2 K3 K4 K5 डॉट डॉट Kn तक। तो यहां से बीटा n इक्वल टू आता है K1 K2 K3 K4 K5 डॉट डॉट n तक। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप लौट कर आता है। ठीक है, तो यहां आप कह सकते हैं कि सबका जो है एक सम है, एक मल्टीपल है हमारे पास। ठीक है, तो ये जो मल्टीपल आता है, जो K1 K2 K3 का जो हम लोग मल्टीपल पढ़ते हैं, इसी को आगे चलकर हम लोग कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो यहां समझ सकते हैं कि बीटा n इज इक्वल टू कप्पा
या पाई जो आप पढ़ो, कप्पा पढ़ो, पाई पढ़ो, i इक्वल टू 1 से शुरू होता है। यहां i की वैल्यू कितना 1 से शुरू होता है, ठीक है। जो n की वैल्यू है और ये जाता कहां तक है कि i, ये आपके पास एक जनरल फॉर्मूला निकल कर आता है, ठीक है। इसी को हम लोग जहां पर हम लोग पढ़ते हैं जो पाई n i इक्वल टू 1, इसी को हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव फैक्टर। तो इसको लिख लो क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, इसको हम लोग कहते हैं क्यूमुलेटिव प्रोडक्ट, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डाटा निकाल सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि हमने निकाल लिया, तो बीटा 1 जो वो K1 के बराबर, बीटा 2 K1 K2 के बराबर, इस तरह से बीटा n जो है वह K1 K2 डॉट 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 कहां तक Kn के बराबर, ठीक। इसी तरह से आप इसको लॉग के भी टर्म में क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मान लीजिए लॉग के टर्म में कैलकुलेट करना हो तो लॉग Bn इक्वल टू क्या, लॉग K1 लॉग K2 डॉट 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 कहां तक, लॉग Kn तक। और आपको याद होगा अभी कुछ देर पहले हम एक वैल्यू, अगर मान लो कोई भी वैल्यू, अभी इससे पहले हम लोग NH3 का वैल्यू याद किए थे। आपको याद होगा कि अभी हमने पढ़ा था ऊपर CD कैंडियम NH3 का होल ट्वाइस, सॉरी कैंडियम NH3 का होल 4 2+। अभी मैं एक डाटा भी चार्ट लिखवाया था K1 K2 K3 की वैल्यू, तो आप यहां रख दीजिए कितना आ जाएगा 4.3 और प्लस 3.6 प्लस 3.1 प्लस 2.3 कहां कितना आ जाएगा 13.3। इस तरह से आप क्या करिएगा, कैंडियम NH3 का होल 4, सॉरी कॉपर का है, ये है जो आपका वैल्यू कॉपर का है। अब कैंडियम NH3 का होल 4 2+ का वैल्यू यहां रखकर आप क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट आप निकाल सकते हैं, ठीक है। वहां आप रख दीजिएगा करीब करीब 2.6 से 2.1 2.4 0.9, जो आप डाटा पीछे देख लीजिएगा, आपको डाटा याद नहीं आ रहा है, जो भी डाटा होगा आप 7.0। तो ये आपका हो गया कैंडियम का और ये हो गया आपका कॉपर का, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इतना दूर तक हो गया। हम अगले क्लास में जब मिलेंगे तो हम इसके बाद पढ़ेंगे काइनेटिक एंड थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी। तो इसलिए आप इसको देख लीजिएगा। अगर आपको अच्छा लगेगा तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर हमको बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और कोई सुझाव होगा, कोई सूचना होगा, कोई सी चीज की इंप्रूवमेंट की जो बात जरूरत पड़ेगी तो आप उसको बताइएगा, तो हम कोशिश करेंगे उसमें हम अपने आप में और इंप्रूव करें। थैंक यू सो मच।